मोतीलाल ओसवाल के शेयर में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये तेजी क्यों आई है? दरअसल मोतीलाल ओसवाल पिछले काफी दिनों से चर्चा में भी बना हुआ है। इसके कुछ दिन पहले ही इस पर फाइन भी लगी थी और कल्याण ज्वेलर्स मामले में भी इनका नाम उछला था, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक में आज तेजी बरकरार है। और ये तेजी क्यों आई है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज की तेजी कैसी लग रही है आपको मोतीलाल ओसवाल की, और इस तेजी के पीछे की वजह क्या रहने वाली है? 15% तक स्टॉक उछला है, जैसे आप भी मेंशन कर रहे हैं। जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है और इनफैक्ट आप देखें तेजी आज ही नहीं बल्कि 2 दिन से जारी है। 2 दिन में अगर आप देखेंगे जैसे बाजार में रिकवरी आई, उसका फायदा इस स्टॉक को देखने को मिला। 18% तक ये स्टॉक पिछले 2 दिन में ही चल चुका है। परसों शाम के अगर आप लो से देखें तो 18% की रैली स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। एक महीने में अगर आप देखेंगे स्टॉक 20%, और इस साल अब तक जो पूरा 2025 का जो रुझान बना है उसमें आप देखेंगे तो 25% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है। और हाई लेवल जो कि इसके 1064 के बने थे, जो कि इसने रिकॉर्ड हाई टच किया था, वहां से तो स्टॉक आपको 31% नीचे नजर आएगा, बावजूद इसके कि आज 15% का अप मूव है। अब आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर 2024 को ही इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 1064 का, और इनफैक्ट दिसंबर में भी इसने दोबारा से 1035 का हाई बनाया था। थोड़ा सा जो करेक्शन आया था उसके बाद वहां से भी देखेंगे तो स्टॉक अभी भी आपको 29% नीचे नजर आएगा। तो जो इसने हायर लेवल्स बनाए थे वहां से स्टॉक आपको काफी करेक्टेड नजर आएगा आज की 15% की तेजी के बावजूद। तो मूव काफी स्विफ्ट, काफी स्ट्रांग देखने को मिला है, लेकिन हायर लेवल से अभी भी स्टॉक काफी नीचे आपको नजर आएगा। जी, तकरीबन 29% नीचे अपने हायर लेवल से। और इसके पीछे एक रीजन जो सबसे ज्यादा माना जा रहा था वो आई थिंक एफएनओ में जो सेबी के रिस्ट्रिक्शंस आए थे, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल मार्केट की जितनी भी कंपनीज हैं उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा था। लेकिन सर इन सब के बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप लगातार चर्चा में बना रहा है। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो आज की तेजी है इसके पीछे की वजह क्या है, किन कारणों से ये तेजी आज हमें देखने को मिल रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। कुछ रीजंस आप भी बता रहे हैं। सेबी ने जो कर्ब्स लगाए थे एफएनओ ट्रेडिंग को कम करने के लिए, रोक लगाने के लिए, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उसका इंपैक्ट सभी ब्रोकिंग स्टॉक्स पर देखने को मिला। ये इकलौता स्टॉक नहीं है जहाँ पे हमने प्रेशर बनता हुआ देखा। तो एक तो ये हाल की गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो लोअर लेवल से इसमें रिकवरी देखने को मिली है। दूसरे आप देखिए इनके बिजनेसेस में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पहले आप इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी जाएंगे। अपनी आय का ये कितना हिस्सा कहां से कमाते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट्स इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां से ये 47% कमाते हैं। उसमें इनका ब्रोकिंग का बिजनेस आता है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसमें। एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, जिसमें एएमसी भी है और वेल्थ मैनेजमेंट वाला पार्ट भी है। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस यहाँ से 8% आता है। एसेट वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार से 27%, और इनके जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे करीब 19% के आसपास की रकम आती है। अब सारे बिजनेसेस में अगर आप देखेंगे ये जितना भी आय का कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में देखें काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले कुछ सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखें किसी भी बिजनेस का उठा के, तो वहाँ पे चाहे रिटेल का जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है कोविड के बाद से, उसमें ब्रोकिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। एएमसी बिजनेस में एसआईपी की जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसका इंपैक्ट इनके जो एएमसी कारोबार में उसमें स्केलेबिलिटी के रूप में देखने को मिला। काफ़ी गुना इनका जो बिजनेस है वो एएमसी कारोबार देखने बढ़ता हुआ दिखा है। और शेयर के जो वैल्यूएशंस हैं वो भी अट्रैक्टिव है, गिवन द फैक्ट कि जो बाकी कंपनियां उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे। इसके साथ साथ स्टॉक वैसे काफ़ी ज़्यादा पिट चुका था, बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो बड़ा है उससे ब्रोकिंग सेगमेंट जो कि इनका सबसे बड़ा है, जो कि कैपिटल मार्केट बिजनेस में 47% बड़ा हिस्सा रखता है, और कैपिटल मार्केट ओवरऑल 47% इनके बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और ब्रोकिंग उसमें बड़ा हिस्सा रखता है। तो वहाँ पर जो ग्रोथ आई उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखा है। एएमसी कारोबार की तो मैंने बात करी है, जिसमें स्केलेबिलिटी जिस तरह से देखने को मिली है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एम्पेटस बनता हुआ दिखा है। तो जो करेक्शन हो गई थी उसके बाद जो बिजनेस था लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, जिस वजह से हमने देखा स्टॉक में लो लेवल से काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई आप दिख रही है। जी, कई लोग इस कंपनी को इंडिया का अगला बर्कशायर हैथवे मानने की भी बातें कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एएमसी बिजनेस तो बड़ा ही है, और कंपनी भी एएमसी और कैपिटल मार्केट्स की एक दिग्गज कंपनी है, एक बड़ा नाम है, जाना माना नाम है। इनकी रिपोर्ट्स पर काफ़ी कुछ निर्भर भी करता है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो तेज़ी आज आई है इतनी गिरावट के बाद, अपने अभी भी अपने हाई से 29% नीचे कामकाज कर रहा है ये शेयर, ये जो तेजी आई है ये कितनी टिकाऊ है? क्या ये सस्टेन कर पाएगी बाजार के उतार चढ़ाव को? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि क्या ये तेजी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आज तो 15% का मूव हो गया। हर किसी के मन में आता है यार इतना स्टॉक चल गया,
मैंने नहीं देखा स्टॉक गिरा हुआ था, मुझे भी ले लेना चाहिए था, इतना बड़ा अप मूव आ गया, क्या मैं अभी राइड कर लूँ? वो फोमो वाली जो फीलिंग आती है ना, उसका भी जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तेजी निर्भर करेगी इनके तिमाही नतीजों में सुधार होता है नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि वैसे तो आप कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छे बिजनेस ग्रो किए हैं इनके, नो डाउट पिछले कुछ सालों में बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा है, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ तीसरी तिमाही के नतीजों की ओर। तीसरी तिमाही के नतीजे अगर आप देखेंगे तो आप पहले इनका सेल्स देखिए। सेल्स में आप देखिए आपको करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर दिखेगा, जो कि 1800 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर से पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जो बाजू में नंबर आपको दिख रहा है 2838 करोड़ का, उसको भी ध्यान में दीजिए। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे किस तरह से सितंबर तिमाही से इनकी जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली, वैसा ही कुछ रुझान आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आप साल दर साल भी देखेंगे तो उसमें भी डिप देखने को मिला है, और अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 1813 करोड़ वाला जो नंबर है वो घटकर आ गया 1067 करोड़ रुपए पर, तो एक डिक्लाइनिंग फेज है। और आप मुनाफा देखिए, साल दर साल भी क्वार्टर क्वार्टर भी दोनों तरफ आपको नजर आएगा कि इसमें ड्रॉप ही देखने को मिला है। 566 करोड़ आ गया 661 करोड़ से, साल दर साल मैं आपको बता रहा हूं, और क्वार्टर क्वार्टर तो 1122 करोड़ से घटकर आ गया ये 566 करोड़ रुपए पर। तो ईयर ऑन ईयर तो नंबर्स में ड्रॉप है ही है, अगर आप सेल्स को छोड़ दें तो चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए चाहे आप मुनाफा देखिए, जो क्वार्टर क्वार्टर यानी कि सीक्वेंशियल बेसिस पर जो ड्रॉप आया है, जिस तरह से आपने कर्व की बात करी थी, जो वॉल्यूम्स के ऊपर इंपैक्ट आया, उसका नंबर्स के ऊपर आप इंपैक्ट देखिए किस तरह से आता हुआ दिखा। उसके साथ साथ कुछ खबरें भी हैं जो इनके एएमसी कारोबार को लेकर हैं, वहाँ पे किस तरह के न्यूज़ डेवलपमेंट्स आते हैं, कैसे अपडेट्स आते हैं, वो भी डिपेंड करेगा, उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि स्टॉक में रिकवरी आती है नहीं आती, क्योंकि भरोसा जो है वो थोड़ा सा निवेशकों का डगमगाता हुआ दिखा हुआ है इस स्टॉक को लेकर। क्यों? क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स वाला मामला आप जानते ही हैं, हालांकि आरोप लगे थे, मैं आरोप आपके सामने रखता हूँ, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, इन्होंने खुद भी इसके ऊपर डिनायल दिया था, और कल्याण ज्वेलर्स का जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक जो इन्वेस्टर्स के साथ कॉन कॉल हुई थी उसमें इस चीज़ को लेकर डिनायल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मामला ये था कि इनके जो कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे इन्होंने कल्याण ज्वेलर्स में पैसा लगा रखा है, कुछ ब्राइबरी के यानी कि रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो निकल के सामने आए थे कि रिश्वतखोरी हुई है इनके जो फंड मैनेजर्स के को लेकर, जिस वजह से उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है उसमें निवेश किया है। हालांकि कंपनी ने इसको लेकर पिछले हफ्ते एक क्लैरिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये निराधार है, बेसलेस है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अपमानजनक, यानी कि कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करने के लिए ऐसे जो बातें हैं वो फैलाई जा रही हैं। और जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को लेकर डिनायल दिया था, तो उसके बाद स्टॉक ये वाला भी और कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक भी रिकवर होता हुआ दिखा था। लेकिन इससे इमेज पे अगर आप कहिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो कम से कम कुछ तो दाग लगे ही है ना, वो छींटे तो आई है ना, वो छींटे साफ़ होने में तो टाइम लगता ही है ना, तो वही छींटे जो हैं भरोसा बनाने में दिक्कत कर रहे हैं। जब तक वो छींटे हटेंगे नहीं, जब तक अपडेट्स आएंगे नहीं, कुछ अच्छा भरोसेमंद नहीं आएगा, तब तक निवेशकों का जो भरोसा है वो स्टॉक के ऊपर नहीं लौटता हुआ दिखेगा। और धुंधली यादें तो 2016 की भी हैं, मनपसंद बेवरेजेस वाली, जब इन्होंने कुछ निवेशकों के साथ मिलकर उसमें पैसा लगाया था, कुछ 500 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग उन्होंने करी थी, और स्टॉक आप जानते ही हैं मनपसंद बेवरेजेस का ट्रेड नहीं हो रहा अब जी सर, फिनल चार्जेस की वजह से उसमें ट्रेडिंग रुकी हुई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि निवेशकों के मन में अभी भी हैं, जो उनको डॉन्ट कर रही हैं, जिसका अपडेट आना, उसके ऊपर सफाई आना और उसके बाद भरोसा बनना निवेशकों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप लगातार चर्चा में बना रहा है, कल्याण ज्वेलर्स का भी मामला हो, काफ़ी कुछ इनके इमेज के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कंपनी जिस बिजनेस में है वहाँ पे इमेज इज़ एवरीथिंग। अब अगर हम इनके नतीजों की भी बात करें सर, तो अक्सर ऐसा देखा गया कि मार्केट जब अच्छे रिटर्न देती है तो कैपिटल मार्केट में काम करने वाली कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आते हैं। दिसंबर से जारी गिरावट के बाद इनके नतीजे भी बुरे ही दिखने शुरू हो गए हैं। बुरे नहीं, लेकिन फिर भी हमें उतने अच्छे प्रॉमिसिंग डी ग्रोथ तो है ही है जी, डी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन सर ये तो हो गया पूरा मुद्दा, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है, जो इस स्टॉक में फंसे हुए हैं या जिन्होंने ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वो क्या करें? फोमो वाले जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 15% देख के स्टॉक लालायित होकर कूद कर खरीदने आएंगे ना, उनके लिए हमने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों राय लेने की कोशिश करी, ताकि किसी को ये ना लगे कि केवल फंडामेंटल राय ले ली या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट कवर नहीं किया। तो हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों से बातचीत करी है, क्योंकि मामला इतना बड़ा है, स्टॉक में जंप इतना बड़ा आया है, तो हर कोई सोचता है कि यार मेरे को ले लेना चाहिए था, मेरे से मिस हो गया, कभी राइड कर लूँ, अभी बस पे चढ़ जाऊँ, कभी मैं भी मिस ना कर जाऊँ। तो अभी उन्हें देरी हो गई है या नहीं हुई है सर? तो देरी हो भी जाए तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी से बातचीत करी, तो उनका ये कहना है शेयर से हर हालत में
किसी भी कंडीशन में आपको दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? भले ही 5% और ऊपर चला जाए, कोई ब्रेकआउट आ जाए, भले ही 10% नीचे मिलने लगे, तो जिनको लग रहा था कि 15% चल गया, मुझे 10% नीचे मिल रहा है, मैं भर भर के ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल दूर रहना है इस शेयर से। जब तक कोई भी अपडेट्स नहीं आते हैं, कोई सफाई नहीं आती है, इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। बथेरी कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। यही वर्ड्स थे एग्जैक्टली जब मैंने अरुण केजरीवाल जी से बातचीत करी। और बहुत कंपनियां हैं, उनमें पैसा लगाइए, उनमें निवेश करिए, जरूरी थोड़ा ना आपको इसी में रहना है। फिर हमने सुगंधा सचदेव जी से भी बातचीत करी, एसएस वेल स्ट्रीट की फाउंडर हैं। उनका ये कहना था कि शेयर कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, और इस रिकवरी में हो सकता है शेयर ऊपर की ओर जाता भी दिखे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे चार्ट पर इसमें बाय सिग्नल नहीं नजर आ रहा है, इसमें फिलहाल खरीदारी नहीं करने की सलाह उन्होंने दी है। और उनका ये भी मानना है कि थोड़ी सी अपसाइड की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि कंसोलिडेशन के फेज़ में ये स्टॉक है, जिस तरह से पिटाई हुई है, तो एक बाउंस बैक जरूर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो उस बाउंस बैक को प्ले करने के लिए फिर हमने एक और टेक्निकल एनालिस्ट से बातचीत करी, हमने संतोष मीना जी से बातचीत करी, स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च हैं। उनका ये कहना है कि 725 से 750 एक बहुत ही अहम रेंज है स्टॉक के लिए। इस रेंज से जब ब्रेकआउट होगा तो फिर स्टॉक में और अपसाइड बनती हुई नजर आ सकती है, यानी कि 750 पार होगा, फिर स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है, और वो तेजी स्टॉक को लेके जा सकती है 855 रुपये तक। तो 855 रुपये का एक अप मूव लेना चाहें, हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, जोखिम ले सकते हैं, तो इस रेंज से जब ब्रेकआउट होगा तो आप जरूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस का लेवल दिया गया 687 रुपये का। हाई रिस्क इन्वेस्टर, केवल एक बाउंस के लिए आप प्ले करना चाहते हैं, जोखिम ले सकते हैं, तो इस रेंज ब्रेकआउट को आप प्ले कीजिए, अदरवाइज आप इससे दूर ही रहिए। यही ज़्यादातर एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है। बहुत सारे स्टॉक हैं अवेलेबल ट्रेडिंग के लिए, बाजार में निवेश के लिए। इस स्टॉक से फिलहाल के लिए आप दूर रहें, यही एक्सपर्ट्स का मानना है। जी, तो मोतीलाल ओसवाल से दूरी बना के रखें। अगर हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो उनके लिए जरूर हमने बाइंग कॉल दे दी है, आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं। 750 का लेवल एक अहम लेवल होगा, तो आप इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मोतीलाल ओसवाल को लेके क्या कुछ बड़ी अपडेट्स आती हैं, इनकी इमेज कहीं सुधरती हुई दिखती है या नहीं, इन सब मुद्दों पर हम आपके पास फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इंसाइटफुल बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आप तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मनी 9।